नमस्कार साथियों, आर के बी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में और 9 से लेकर 12वीं तक की जो ग्रामर है उसमें भी काम आएगा। ये प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर 9 से 12 तक की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये हिंदी व्याकरण काम आने वाली है। चलो तो आज से हम शुरू करते हैं। रस रस की परिभाषा। रस क्या होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, और रस की परिभाषा। तो सबसे पहले मैं रस की परिभाषा यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। रस क्या होता है? तो कविता, कविता, कहानी, कविता, कहानी, निबंध, निबंध, नाटक, एकांकी। एकांकी को पढ़ते समय अथवा कविता, कहानी, निबंध को पढ़ते समय, नाटक, एकांकी पढ़ते समय अथवा जो नाटक, एकांकी को रंगमंच पर जो अभिनय किया जाता है, रंगमंच पर देखते समय पाठक मतलब पढ़ने वाले को, पाठक अथवा श्रोता, पाठक अथवा श्रोता। पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। पाठक अथवा श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है मतलब जो आनंद मिलता है, अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस कहते हैं। एक बार और मैं आपको रस की परिभाषा समझाने वाला हूँ। कविता को पढ़ते समय, कविता, कहानी, निबंध को पढ़ते समय, नाटक और एकांकी, ये क्या है? रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले दृश्य काव्य हैं। अथवा जैसे कि नाटक, कविता, कहानी, निबंध को पढ़ते समय अथवा नाटक, एकांकी को रंगमंच पर देखते समय पाठक अथवा श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, जो पढ़ने वाले को पढ़ते समय, और जो नाटक और एकांकी को रंगमंच पर देखते समय पाठक अथवा श्रोता को जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम रस कहते हैं। अब इससे आगे चलते हैं हम। रस से संबंधित अनेक सूत्र की भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले रस से संबंधित कुछ भाव व्यक्त किए गए हैं। भरत मुनि के द्वारा एक सूत्र दिया गया है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दास, रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से मिलकर रस की क्या हुई है? रस की उत्पत्ति हुई है। भरत मुनि जैसे महान जो कवि हुए हैं, उन्होंने एक रस से संबंधित एक सूत्र दिया है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दास, सा रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से मिलकर, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के सहयोग से रस की उत्पत्ति हुई। और इसको हम विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगदास, सास रस निष्पत्ति, इसको हम रस सूत्र के नाम से भी जानते हैं। फिर अब आगे चलते हैं हम। जैसे कि रस के अंग, तो हम यहाँ पर रस के अंग यदि जानेंगे तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग
चार अंग होते हैं, यह रस के चार अंग माने गए हैं। जैसे कि यदि अपन शॉर्ट ट्रिक में देखें रस के अंग, तो यहाँ पे रस के अंग देखते हैं। सबसे पहले चार अंग देते हैं, तो इसको बोलते हैं, सबसे पहला रहता है स्थाई भाव। रस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है स्थाई भाव। दूसरा है विभाव, विभाव ये दूसरा अंग है। तीसरा अंग है अनुभाव। और ये यदि अपन इसको चौथा अंग यदि देखें तो ये संचारी भाव है। तो रस के हम चार अंग बताए गए हैं। रस के कितने अंग बताए गए हैं? चार अंग बताए गए हैं। सबसे पहले होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। स्थायी भाव का मतलब जिस व्यक्ति के हृदय में जन्म से लेकर, अर्थात मनुष्य के हृदय में जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भाव स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या लगभग 10 मानी गई है, स्थायी भावों की संख्या। वे भाव जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बने रहते हैं उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। अब विभाव किसे कहेंगे? जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं मनुष्य के हृदय में, जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होंगे उसी को हम विभाव कहते हैं। अब अनुभाव क्या होता है? रस में जो व्यक्ति बाहरी वातावरण से शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से जो अनुभव करता है, बाहरी वातावरण से या उसके आसपास जो वातावरण है उससे जो अनुभव कर रहा है उसको हम बोलते हैं अनुभाव। संचारी भाव क्या होता है? मन के अंदर या दिमाग में जो संचार के तौर पर जो तर्क वितर्क चलते हैं उसी को हम एक क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं, दूसरे क्षण के लिए समाप्त हो जाते हैं, उसी को हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ध्यान रखना, यदि कोई आपसे पूछ ले कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। एक बार और, स्थायी भाव किसे कहते हैं? मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक रहने वाले स्थायी रूप से भाव जो कि जीवन प्रयत्न रहते हैं वो रहते हैं स्थायी भाव। उनकी संख्या कितनी मानी गई? 10 मानी गई। विभाव किसे कहते हैं? वे जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं हृदय में, जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होंगे उसको हम विभाव कहते हैं। फिर अनुभाव, मनुष्य बाहरी वातावरण से अपने शरीर को जो अनुभव करता है प्राकृतिक या बाहरी वातावरण से, तो वो कहलाता है अनुभाव। और चौथा जो रहता है संचारी भाव। संचारी भाव मनुष्य के दिमाग के अंदर जो संचार के तौर पर तर्क वितर्क चलते हैं उसको हम संचारी भाव कहते हैं। अर्थात एक क्षण के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं दूसरे क्षण समाप्त हो जाते हैं, और प्रति क्षण नए नए भाव उत्पन्न होते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं, उनको बोलते हैं संचारी भाव। और संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। चले हम आगे। लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि रस के अंग क्या होते हैं। रस के अंग मतलब जिससे मिलकर पूरा रस का निर्माण होता है उनको हम रस के अंग बोलते हैं। और रस के अंग महत्वपूर्ण चार होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आगे अपन चलते हैं इसी से संबंधित। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? वैसे रसों की संख्या मानी गई है 10। और 10 ही रसों के स्थायी भाव जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि सबसे पहला रस की बात करें हम तो वो रहता है श्रृंगार। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति काय से संबंधित है? रति है ना प्रेम से संबंधित है। अर्थात नर और नारी के प्रेम से संबंधित जो रस होता है वो कौन सा होता है?
नर या नारी, इसको शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा हूँ। इनके बीच या नायक नायिका के मध्य जो प्रेम जागृत होता है उसको हम बोलते हैं रति। तो श्रृंगार, सबसे पहला रस होता है श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव होता है रति। और दूसरा रस होता है हास्य, हास्य रस, है ना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हार्स, है ना। हार्स का मतलब होता है हंसी। यदि अपन इसको शुद्ध हिंदी में या अपनी खड़ी बोली में यदि उसको देखें तो हंसी। और दूसरा रस होता है रौद्र रस, ये तीसरा रस रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव कौन सा होता है? क्रोध, है ना। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। और चौथा रस रहता है, चौथा रस होता है करुण रस। इसका स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। मतलब सबसे पहला रस रहेगा श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रहेगा रति, रति प्रेम से संबंधित होगा। हास्य रस दूसरा रस रहेगा, इसका स्थायी भाव होगा हास, और यह हंसी से संबंधित रहता है। रौद्र, रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, है ना। और चौथा रस रहता है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। पांचवा रस रहता है विभत्स रस, विभत्स रस ये काय से संबंधित होता है? या तो इसको अपन मान ले जुगुत्सा। जुगुत्सा का मतलब होता है जो व्यक्ति को अन्य चीजों को, जैसे मांस या सड़ी हुई वस्तु या मरे हुए जानवर को देखकर जो हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे बोलते हैं जुगुत्सा। और जुगुत्सा को ही हम घृणा कहते हैं। अर्थात विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुत्सा। छठा रस होता है भयानक रस, ये भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? भय। और सातवां वाला रस होता है वीर रस, है ना। वीर रस का इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? उत्साह। फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। शांत रस, है ना। शांत आठवां रस रहता है शांत रस। अब इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, निर्वेद। और इस नवा जो रस रहता है अद्भुत रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, विस्मय या आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, है ना। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है कौन सा? विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव रहेगा निर्वेद, अद्भुत रस का स्थायी भाव रहेगा विस्मय, और विस्मय को बोलते हैं आश्चर्य, आश्चर्यचकित रहे जाना। वात्सल्य, ये एक 10वां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस इसका रहता है वात्सल्य, वात्सल्य, है ना। वात्सल्य रस, और वो भी प्रेम से संबंधित है। ये भी वो कौन से प्रेम? पुत्र, जो माता पिता का जो प्रेम प्रकट होता है वो वात्सल्य के रूप में अपनी संतान के प्रति प्रकट होता है, उसको बोलते हैं वात्सल्य प्रेम। जिसके बाद में भक्ति, 11वां रस। कोई एक और हिंदी काव्य में या हिंदी साहित्य में यदि हम भक्ति को देखें तो भक्ति को भी रस की श्रेणी में रखा गया है। तो भक्ति विषय भी रस होता है। तो भक्ति का स्थायी भाव रहेगा भक्ति विषयक, मतलब जो भक्ति भजन करते हैं साधु संत और उनके हृदय में जो रस की उत्पत्ति होती है उसको हम भक्ति विषयक रस की श्रेणी में रखते हैं। आपको एक बार और मैं डबल से रिपीट करा देता हूँ उनकी कौन कौन से रस होते हैं। सबसे पहला रहेगा श्रृंगार रस, दूसरा रहेगा हास्य रस, तीसरा रहेगा रौद्र रस, चौथा रहेगा करुण रस, पांचवा रहेगा विभत्स रस, छठा रहेगा भयानक रस, सातवां रहेगा वीर रस। यदि श्रृंगार रस का स्थायी भाव देखें रति, हास्य रस का देखें हास या हंसी, रौद्र रस का देखें तो क्रोध, और करुण रस का स्थायी भाव देखें तो शोक, विभत्स रस का स्थायी भाव देखें तो जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का
स्थायी भाव है तो वो है भय, और वीर रस का स्थायी भाव है तो उत्साह। आगे की ओर चलते हैं अपन। शांत रस है ना, शांत रस, शांत रस जो कि 8वां रस है, निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। 9वां रस है अद्भुत रस, अद्भुत का होता है विस्मय या आश्चर्यचकित रह जाना। वात्सल्य 10वें रस की श्रेणी में रखा गया है। वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वात्सल्य, और वो भी पुत्र प्रेम या माता पिता का जो प्रेम प्रकट होता है वो प्रेम के रूप में या वात्सल्य के रूप में प्रकट होता है। 11वां रस है भक्ति, तो इसका स्थायी भाव है भक्ति विषय, अर्थात साधु संत का जो साधु संत जो अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, साधु लोग या संत लोग, तो उनके वाणी से या उनके हृदय से जो रस प्रकट हुआ है वो भक्ति विषय से संबंधित है। अब मैं आगे की ओर ले चलता हूं कि श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस की परिभाषा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर श्रृंगार रस की परिभाषा लिखेंगे। तो ये बिल्कुल सरल तरीका है कि हम परिभाषा कैसे बनाएं। तो यदि हम परिभाषा बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपन स्थायी भाव को उठा ले। सबसे पहले है ना स्थायी भाव, सबसे पहले स्थायी भाव को जोड़ा हमने, फिर उसके बाद में अनुभाव को जोड़ा, अनुभाव, अनुभाव, फिर प्लस विभाव को, ये विभाव को में योग करते हैं। फिर उसके बाद में संचारी भाव, इन चारों के सहयोग से ही क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। तो हम यहाँ पे देखें श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा बनाएंगे जब, या फिर परिभाषा लिखते समय हम ध्यान रखें कि सहृदय के, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव, स्थायी भाव कौन सा, स्थायी भाव रति ना, स्थायी भाव रति, रति का संयोग, रति का संयोग जब विभाव से, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी है ना, संचारी भाव से कराया जाता है, संचारी भाव से कराया जाता है। तो वहां कौन सा रस होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। वहां कौन से रस की उत्पत्ति होती है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। या वहां कौन सा रस रहेगा, श्रृंगार रस होगा। सहृदय के हृदय में मतलब जो व्यक्ति सुन रहा है या जो व्यक्ति मौजूद है, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव, कौन सा स्थायी भाव, रति नामक, रति नामक, रति नामक, ये रति नामक स्थायी भाव का, रति नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव से, अनुभाव से और हम काय से कराते हैं, संचारी भाव से कराया जाता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति ऑटोमेटिक ही हो जाती है। तो इसका अपन सहयोग, यदि श्रृंगार रस के भेद देखें, यहाँ पर श्रृंगार रस के भेद, तो श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं। इसके कितने, श्रृंगार रस के, श्रृंगार रस के
दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं या दो भेद माने गए हैं। नंबर एक संयोग, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा रहता है वियोग, वियोग श्रृंगार रस। अब अपन संयोग श्रृंगार रस किसे कहेंगे? जहां नायक नायिका, यदि जहां नायक, मैं आपको यही शॉर्ट टिक में बता देता हूं, नायक और नायिका यदि यहाँ पर नायिका यदि परस्पर मिल रहे हैं, नायिका परस्पर क्या होता है, दोनों एक दूसरे से मिलने का यदि प्रसंग आ रहा है, मिलने का, तो वहां पे कौन सा रस होगा? वहां पे संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका, नायक और नायिका यदि परस्पर एक दूसरे से बिछड़ते हैं या एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बिछड़ने का है ना, बिछड़ने का वर्णन हो या दूर, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वहां पर कौन सा रस की उत्पत्ति होती है? वहां पर वियोग श्रृंगार रस ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हो जाता है। अब यदि अपन इसके, धन्यवाद साथियों, अगला टॉपिक में कल लेकर आऊंगा इसी समय, और आपके जो भी रस से संबंधित जो भी कठिन सिलेबस है उसको मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा।